अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। आज फिर मैं लाई हूँ आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प कहानी। मुझे उम्मीद है कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। मोहब्बत में सब्र और सच्चाई हो तो मिलन मुकद्दर बन जाता है। कहीं पाकिस्तान जाकर वहीं के आदमी से शादी मत कर लेना। तुम्हें मालूम है ना वहाँ के लोग कितने कम जहन के मालिक होते हैं। औरत की ज़रा परवाह नहीं करते, उनकी आज़ादी का ख्याल नहीं रखते, उन्हें स्पेस नहीं देते। वो अमेरिकन शहरी थी और नूरिया को बड़ी चाह और तवज्जो से समझा रही थी कि पाकिस्तान जाकर किसी पाकिस्तानी से शादी न कर ले। वो नूरिया को जानती थी। पागल हो क्या? मेरे बाप का ताल्लुक गांव से है और तुम नहीं जानती पाकिस्तान के गांव में लोग कम तालीम याफ्ता होते हैं। उन लोगों ने यूनी क्या कॉलेज की शक्ल भी नहीं देखी होती। मैं पागल हूँ, मास्टर्स की डिग्री अमेरिका की यूनी से ले रही हूँ और वहाँ किसी जाहिल 10वीं पास से शादी कर लूँगी। बाबा से मोहब्बत है लेकिन इतनी भी नहीं कि उनकी खातिर जाहिल से शादी करके सारी ज़िंदगी जी क्या हुक्म है सरदारनी करती फिरूं और पल्लू में चेहरा छुपा कर रखूं। अभी नूरिया पर इतने बुरे दिन भी नहीं आए। उसने नखूद से कहते सर झटका। उसकी दोस्त सर हिलाने लगी कि अभी नूरिया इतनी पागल भी नहीं हुई थी कि वो ऐसी हरकत करती। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। अगर तुम वक्त से वापस ना आई तो मैं खुद पाकिस्तान आ जाऊंगी। तुम जानती हो हमने प्रोग्राम बनाया था इस सेमेस्टर ब्रेक में हम कोरिया जाएंगे, लेकिन मजाल है तुम्हारे बाबा ने हमें जाने देना हो। वो अफसोस से कह रही थी और नूरिया हंसती। मैं पाकिस्तान से जल्दी वापस आऊँगी, फिर हम चलेंगे घूमने और मैंने जगहों के नाम भी लिख लिए हैं। उस जगह लाजमी जाएंगे जो हमने ड्रामों में देख रही हैं। नूरिया ने मुस्कुराकर कहा तो वो सर हिलाने लगी। एजाबेल उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी जिसके साथ नूरिया की गहरी दोस्ती थी। दोनों ही कोरियन ड्रामा की फ़ैन थी और इस मर्तबा सेमेस्टर ब्रेक में उनका प्लान था कि वो कोरिया की मशहूर जगहों पर जाएंगी जिन्हें ड्रामों में देखती हैं। लेकिन नूरिया के बाबा ने उसकी ब्रेक में पाकिस्तान जाने का प्लान बना लिया। नूरिया खफा हुई लेकिन क्या कर सकती थी। उसके बाबा पाकिस्तान जाते रहते थे लेकिन नूरिया पहली बार पाकिस्तान जाने वाली थी। वो पुरजोश भी थी और परेशान भी। न जाने उसे देखकर लोग क्या कहेंगे। उसका रहन सहन और बोलने का तरीका सब कुछ अलग थलग था। जब नूरिया 3 बरस की थी तब से वहाँ रह रही थी और अब बिल्कुल अंग्रेज़ों के रंग में रंग गई थी। आदात पहनावा सब कुछ उसी तरह था, अलबत्ता नैन नकूश मशरकी ही थे। स्याह बाल कमर पर बिखरे रहते थे लेकिन कभी उनकी ऊंची पोनी टेल बांध लेती थी, कभी हाफ कैचर में कैद किए रखती, जीन्स पर शर्ट पहन लेती, गले में मफलर नुमा दुपट्टा डाल लेती। अगर वो नहीं भी लेती थी तो उसे काफ़ी अंग्रेज़ों ने मशरकी नैन नकूश देखकर प्रपोज भी किया था, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। अभी वो इस मामले में नहीं पड़ना चाहती। अलबत्ता अभी तक कुछ उसके मुंतज़र थे। नूरिया को उनकी परवाह नहीं थी। मिस्टर सादिक, आपने बताया नहीं इस बार फैमिली लेकर क्यों जा रहे हैं पाकिस्तान? उनकी बीवी ने उनसे हैरत से इस्तफसार किया तो वो उन्हें देखने लगे। बाबा जान चाहते हैं अब हम पाकिस्तान मूव हो जाएं। उन्होंने संजीदगी से चाय का घूंट भरते हुए चश्मा उतारकर साइड टेबल पर रखा। वो इस वक्त कोई किताब पढ़ रहे थे। उनकी मदाखलत करने पर किताब बंद किए पूरी तरह उनकी तरफ मुतवज्जो हो गए। हमारी बेटी की पढ़ाई अभी बाकी है, आप कैसे पाकिस्तान हिजरत कर सकते हैं? उन्होंने हैरत से पूछा। हालांकि वो जानती थी नूरिया को पढ़ने का किस हद तक शौक़ है। जानता हूँ, इसी वजह से अभी अब्बा जान की बात का कोई जवाब नहीं दे पाया। उन्होंने गर्दन असबात में हिलाते सोचते हुए बताया। वो उनके पास आ गई। प्लीज़ आप जज्बात में आकर अपनी बेटी का कोई नुकसान मत कीजिएगा। वो अभी पढ़ रही है, समझदार है, लेकिन वो आपके गांव में पुरसकून नहीं हो पाएगी। सारी ज़िंदगी आज़ादी का माहौल रहा है, उसका गांव जाते ही उकता जाएगी। उन्होंने कदरे बेबसी से ये बात की थी। वो नूरिया को जानती थी, कोई उसके सुकून में मुखल हो उसे ये बात बर्दाश्त नहीं थी। और वो गांव जा रही थी, उन्हें डर था कहीं वो उसे रोकने के लिए उसकी पढ़ाई ना छुड़वा दें। बेफिक्र रहो ज़रीना, आज तक मैंने नूरिया के ख़िलाफ़ जाकर कुछ किया है जो आज करूँगा। इत्मीनान रखो,
میں نوریہ کی تعلیم لازمی وہاں تک دلواؤں گا جہاں تک وہ چاہے گی۔ انہوں نے زرینہ بیگم کے ہاتھ تھام کر کہا۔ وہ ان کے ہاتھ لبوں سے لگا گئے تو وہ انہیں گھورنے لگی۔ اسی وقت نوریہ کمرے میں داخل ہوئی، ان دونوں کو پاس دیکھ کر آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا، وہ بول رہی تھی، اور اس کی ماما کا شرم سے چہرہ سرخ ہو گیا، جبکہ اس کے بابا نے کہا لگایا، بچے یہ سب اس ملک میں عام ہے، اور میں بس تمہاری ماما کے ہاتھ کی نرمی چیک کر رہا تھا۔ وہ ڈھٹائی سے بولے کہ زرینہ بیگم نے کشن اٹھا کر ان کو دے مارا۔ نوریہ ہنستی ہوئی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں پاکستان جانے کے لیے بہت پرجوش ہوں۔ میں نے وہاں کے حساب سے کچھ کپڑے بھی لے لیے ہیں۔ آپ نے بتایا گاؤں میں لوگ بڑی بڑی چادروں میں گھومتے ہیں، میرا پینٹ شرٹ پہننا انہیں برا لگے گا، اس لیے آپ کی خاطر میں نے اپنے سکون کی قربانی دے دی ہے اور کچھ سوٹ لے لیے ہیں۔ اب اس سے زیادہ نہیں کر سکتی میں۔ اس نے ہاتھ کھڑے کرتے کہا تو وہ ہنستے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھ گئے۔ میری بیٹی بہت سمجھدار ہے، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ انہیں واقعی خوشی ہوئی تھی۔ وہ نوریہ کو سمجھانے کا سوچ رہے تھے، لیکن اس نے پہلے ہی انہیں سرپرائز کر دیا۔ وہ سر ہلاتی ان کے کندھے پر سر رکھے اپنی ماں کا ہاتھ تھام گئی۔ وہ دونوں اس کی پوری دنیا تھے۔ وہ ان کو ماما بابا کم اور دوست زیادہ سمجھتی تھی۔ وہ تینوں پاکستان پہنچ چکے تھے۔ راستہ پکی سڑک سے اب کچی سڑک کی جانب جا رہا تھا۔ گاؤں میں جگہ جگہ کھیت کھلیان دکھائی دے رہے تھے جو طبیعت پر خاصا اچھا اثر ڈال رہے تھے۔ نوریہ مسکرا کر اس ہریالی میں خود کو گم محسوس کر رہی تھی۔ اس کے بابا نے بتایا تھا ان کا خاندان گاؤں میں خاصا عزت دار ہے، ان کے خاندان سے ہی سردار چنے جاتے ہیں۔ ان کا بھتیجا سردار تھا۔ اسے سن کر عجیب سا لگا، آج کے زمانے میں بھی شہزادوں والا دور چل رہا تھا۔ اسے یقین تھا اس گاؤں کا راجکمار ظالم ہی ہوگا، لیکن اس نے بابا کی بات سن کر کچھ نہ کہا، ورنہ انہیں برا لگ جاتا۔ وہ مخالف تھی، یہ اس کا اپنا معاملہ تھا، لیکن وہ اپنی سوچ کے مطابق دوسروں کی سوچ نہیں بدل سکتی تھی، جس کی وجہ سے اس نے چپ سادھ لی۔ نوریہ نے ہاتھ پھیلا کر تازہ ہوا کا استقبال کیا۔ کچے راستے پر ان کی گاڑی حج کھولے کھا رہی تھی، جس کی وجہ سے صادق صاحب بہت احتیاط سے ڈرائیونگ کر رہے تھے۔ وہ راستوں کے بارے میں نوریہ کو بتاتے پرجوش تھے، مانو اپنی جوانی کا دور یاد کر رہے ہوں۔ وہ بتا رہے تھے کہاں ان کا اسکول تھا، پھر انہوں نے شہر جا کر پڑھائی کی، اور پھر وہ امریکہ ملازمت کے لیے گئے، تو بس پھر دل نہیں کیا واپس پرانی روایتوں میں لوٹنے کا۔ انہیں سرداری پسند نہیں تھی، جبکہ ان کے بڑے بھائی کو سرداری کا خاصا شوق تھا۔ نہ جانے انہوں نے اتنی جلدی ساری بھاگ دوڑ اپنے بیٹے کے ہاتھ میں کیسے دے دی۔ ان کے مطابق سلطان ابھی سرداری کے لیے نامناسب تھا۔ وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے حویلی پہنچے۔ بڑی شان سے ان کا استقبال ہوا۔ نوریہ ہنس کر ہاتھ پھیلائے پھولوں کو خود پر گرتے دیکھ کر خوش ہو رہی تھی اور ویڈیو بنا رہی تھی۔ ڈھول بجایا جا رہا تھا، مانو جیسے کسی کی شادی ہو رہی ہو۔ وہ دادا جان سے ملی تو ان کی خوشی سے برا حال ہو گیا۔ وہ اس کا ماتھا چومتے بہت خوش تھے، بس اس کا رہن سہن دیکھ کر جلے ضرور تھے۔ شکایتی لہجے میں بھی کہا تھا، اگر یہ گاؤں میں پڑی ہوتی تو ابھی منہ چھپا کر مل رہی ہوتی۔ دادا جان کی بات سن کر نوریہ نے اپنے بابا کی جانب دیکھا اور انہوں نے آنکھ کے اشارے سے اسے چپ رہنے کا کہا۔ وہ جس حلیے میں وہاں آئی تھی وہ ویسی نہیں رہتی تھی۔ باپ کی وجہ سے وہ یہ قربانی دے رہی تھی، اور اوپر سے دادا جان نے اسے ٹوک دیا تھا۔ وہ پاؤں پٹک کر رہ گئی۔ وہاں حویلی میں بچوں بڑوں کی لمبی فوج تھی۔ وہ حویلی دیکھتی ہوئی ایک جانب جانے لگی۔ وہ مردان خانہ ہے، وہاں جانا مناسب نہیں ہے، وہاں سب مرد ہوتے ہیں۔ دادا جان کو معلوم ہوا تو ناراض ہو جائیں گے، اور سردار تو بہت زیادہ غصہ ہوں گے، آپ کے مہمان ہونے کا بھی لحاظ نہیں کریں گے۔ اس کی کزن نے اسے بتایا تو وہ سر ہلاتے اس کے پیچھے ہو لی۔ بھلا مردوں کا حجرہ الگ اور عورتوں کا الگ تھا، عجیب رہن سہن تھا۔ ایزابل ٹھیک ہی کہتی تھی، پاکستانیوں کی سوچ محدود ہے۔ وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ اسے لائبہ پوری حویلی دکھا رہی تھی۔ نوریہ حویلی کا چکر لگاتی ویڈیوز بنا رہی تھی۔ اس نے شوق سے حویلی دیکھی تھی۔ بڑے سے دسترخوان پر صرف عورتیں بیٹھی تھیں۔ اس نے حیرت سے واپس آ کر نوٹ کیا، بابا کھانا نہیں کھائیں گے؟ وہ آلتی پالتی مار کر بیٹھی پوچھ رہی تھی۔ وہ مردان خانے میں کھانا کھا رہے ہیں، ہمارا یہاں لگایا گیا ہے۔
اس کی ماں نے جواب دیا تو وہ سر ہلانے لگی۔ نیا نیا تجربہ تھا، اسی لیے اسے عجیب لگا۔ اپنے ہی لوگوں سے کیا پردہ؟ اس نے اپنی کزنز کو دیکھا تھا، وہ اپنے ہی کزنز لڑکوں سے پردہ کر رہی تھی اور یہ بات اسے عجیب لگی تھی، لیکن اس نے کہا کچھ نہیں۔ وہ نئے دور کی تھی، یہاں کی جڑی پرانی روایات پر بنی تھی۔ نوریہ کھانے کے بعد اپنی کزن سے گپ شپ کرنے لگی۔ اس کی اردو اچھی نہیں تھی، لیکن اتنی بری بھی نہیں تھی کہ وہ اپنی بات نہ سمجھا سکتی۔ سردار کہاں ہیں؟ اس کا چرچا سن کر کان پک گئے تھے۔ اس نے پوچھا تو اس کی کزنیں اسے گھورنے لگی۔ ایسے نہیں کہتے، وہ سردار ہیں۔ اور ان کو دیکھنا کیوں ہے؟ حیا نہیں آتی؟ وہ ہم سب سے کتنے بڑے ہیں؟ اس کی ایک کزن نے کہا تو وہ ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھنے لگی۔ بھلے بڑے ہیں لیکن ہیں تو انسان، اتنا سر کیوں چڑھا رہے ہو؟ جب بھی اتنی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، اگر میں تم لوگوں کی جگہ یہاں رہ رہی ہوتی نا، پھر بتاتی سردار سلطان نامی انسان کو، اسے بتاتی کہ وہ بھی ہماری طرح کا انسان ہے۔ اسٹوپڈ، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ اس کی کزنز نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا اور منہ کھل گئے تھے۔ ایسے نہ کہیں، وہ ہمارے سردار ہیں، اور اگر انہوں نے یہ بات سن لی نا تو آپ کا بہت برا حال کریں گے۔ کچھ دن پہلے لائبہ مردان خانے کے باہر سے گزر گئی تھی، اس کی شامت آ گئی تھی سردار کے ہاتھوں، اور آپ تو پھر ان کی برائی کر رہی ہیں۔ وہ آپ کو بہت بڑی سزا دیں گے۔ ایسے نہ بولے جی۔ اس کی کزنز تو اپنی اس امریکن کزن سے مل کر حیرت میں ڈوب گئی تھی۔ ایسی پٹاخہ لڑکی جو نہیں دیکھی تھی، جس کو دل کر رہا تھا الٹا سیدھا کہہ رہی تھی۔ وہ اپنے تایا تائی چچا چچی سے مل کر بہت مایوس ہوئی تھی۔ سب نے کہا تھا نوریہ یہاں ہوتی تو اس میں حیا ہوتی۔ نوریہ یہ جملہ سن کر اب تھک گئی تھی۔ اس نے اپنا کمرہ پوچھا اور وہاں چلی آئی۔ رات لیپ ٹاپ نکال کر اپنی دوستوں سے بات کر رہی تھی کہ پاکستان آ کر اسے بالکل اچھا نہیں لگا۔ اس کے بابا کی فیملی تو کچھ زیادہ ہی روایتی ہے۔ ایزابل کہہ رہی تھی کہ واپس آئے، لیکن وہ نہ مانی کہ بابا کو برا لگ جائے گا۔ میں نے سوچا ہے نوریہ کا نکاح سلطان سے کر دوں، دونوں کی جوڑی خوب سجے گی۔ دادا جان نے مسکرا کر اپنے بیٹے کی جانب دیکھتے کہا تو وہ انہیں حیرت سے دیکھنے لگے۔ بابا جان، نوریہ کبھی نہیں مانے گی۔ آپ نہیں جانتے، یہاں میری وجہ سے رکی ہوئی ہے۔ اگر شادی کی بات کی تو وہ فوراً امریکہ بھاگ جائے گی۔ ایسا نہ کریں، میری بیٹی پڑھی لکھی ہے، انہوں نے صدمے سے جواب دیا۔ اس وقت ابا بیٹے بیٹھے ہوئے تھے۔ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو کل صبح کا سورج میں نہیں دیکھوں گا۔ مجھے اپنے سلطان کے لیے تمہاری بیٹی کا ہاتھ چاہیے، اور میں نہ نہیں سنوں گا۔ تم ہمیشہ میری بات رد کر دیتے ہو، اس بار ایسا نہیں ہوگا۔ ابا جان غصے سے بھرے بیٹھے تھے، ان کے انکار پر ہتھے سے اکھڑ گئے اور انہیں باور کرا دیا کہ اس بار فیصلہ وہ کریں گے۔ صادق صاحب پریشان ہو گئے۔ ابا جان ایسے نہ کہیں پلیز، میری بات سمجھے۔ زرینہ اور نوریہ بالکل نہیں مانیں گی۔ میری بیٹی پڑھی لکھی ہے اور امریکہ میں رہتی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کی اہمیت بتا رہے تھے۔ میرا سلطان بھی پڑھا لکھا ہے، اس نے دوسرے ملک سے بھلے تعلیم حاصل نہ کی ہو، لیکن وہ میری بات کبھی رد نہیں کرے گا۔ یہ ہوتی ہے اصل پڑھے لکھوں کی پہچان۔ انہوں نے حیرت سے سنا تھا۔ ابا جان کے لیے 10ویں پاس بھی تعلیم یافتہ تھا۔ وہ نوریہ اور اپنے بھتیجے میں موازنہ کرنے نہیں آئے تھے، لیکن نوریہ کبھی نہیں مانتی، اس لیے انہوں نے فوراً انکار کر دیا۔ ٹھیک ہے، پھر جب تک چاہے یہاں رہو، مجھ سے بات مت کرنا۔ صادق صاحب ان کی بات کو سن کر بے بسی سے سر پکڑ گئے۔ ابا جان یہ زیادتی ہے، میں اتنے سالوں بعد آیا ہوں اور آپ میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں؟ انہوں نے نرمی اور دھیمی آواز میں پوچھا۔ لہجہ بوجھل ہو رہا تھا، صدمہ ہی اتنا گہرا ملا تھا۔ تم جب بھی واپس آئے نوریہ کو ہم اسی حویلی میں رکھنے کا بندوبست کرتے۔ مجھے سلطان کے لیے نوریہ چاہیے صادق، ورنہ صبح کا سورج مجھ پر طلوع نہیں ہوگا، وہ کہہ رہے تھے اور سب کے دل لرز گئے۔ وہ ابا جان کو جیتا جاگنا دیکھنا چاہتے تھے۔ صادق صاحب نے گردن موڑ کر بھائیوں کو دیکھا۔ مان لو ان کی بات، ورنہ جانتے ہو ابا جان کی طبیعت کو، مرتے ہوئے انسان کی خواہش پوری کرنا چاہیے۔ ان کے بڑے بھائی سلطان کے بابا کہہ رہے تھے۔ انہوں نے چونک کر اپنے بھائی کو دیکھا۔ وہ نہیں مانتے، انہیں کینسر ہے، لیکن ڈاکٹرز نے بتایا ہے کہ آخری اسٹیج ہے، علاج نہ کروانے کے سبب پھیل چکا ہے۔
और खामोशी से किसी दिन इनकी जान ले लेगा, उन्होंने बताया। और सादिक साहब अपनी जगह पत्थर के हो गए। वो सब एक एक करके उठकर चले गए, लेकिन सादिक साहब ना उठ सके और ना रो सके। उन पर यह इत्तला बम बनकर गिर रही थी। वो अपनी बीवी के पास उठकर सुस्त कदमों से गए। जरीना, नूरिया को कहना उसकी शादी सुल्तान के साथ है और मैं इस मामले में कोई बहस नहीं सुनूंगा। कह देना बाबा ने कहा है, अगर जिद की तो वो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। उन्होंने खुद चिकित्सा लहजे में कहा तो वो उन्हें हैरानी से देखने लगी। उस जाहिल सरदार से अपनी बेटी की शादी करोगे जिससे हम अभी तक मिले भी नहीं हैं? आपको क्या हो गया है? आप होश में हैं? जरीना बेगम ने हैरत और गुस्से से पूछा। अब्बा जान की आखिरी ख्वाहिश है, मैं रद्द नहीं कर सकता। पहले भी उनकी इजाज़त के बिना इतने कदम उठाए हैं, अब भी अगर ये ना कर सका तो सारी उम्र पछताता रहूँगा। जरीना, मेरी मदद करो। वो बेबसी से उनके गले लगकर रो पड़े। वो पहली बार उन्हें इस तरह रोते हुए देख रही थी और उनकी आंसुओं ने जरीना बेगम को भी उनके फैसले में शामिल कर लिया। वो सुबह ही नूरिया से बात करने चली आई थी। दादा जान अस्पताल में एडमिट थे और घर वाले मायूसी से बैठे थे। वो ऐसे में अपने शौहर का सहारा बनना चाहती थी। नूरिया बेटा, मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ, मुझे खाली हाथ मत लौटाना। वो तमहीद बांध गई। जानती थी कि नूरिया नहीं मानेगी, तो वो हैरत से उन्हें देखने लगी। आपको कब से लंबी चौड़ी तकरीर की ज़रूरत पड़ गई मामा? वो हैरत से पूछ रही थी और उसकी मामा ने हाथ थाम लिया। सुल्तान से शादी कर लो। एकदम ही नूरिया ने उनका हाथ झटका। ये आप क्या कह रही हैं मामा? वो हैरत से पूछने लगी। नूरिया, तुम्हारे बाबा ने कहा है, अगर बात ना मानी तो मरा हुआ मुंह देखोगी। प्लीज़ मान जाओ। वो रोते हुए बोली। वो बेबस कर रही थी और नूरिया बेबस होना नहीं चाहती थी। आप ऐसे कैसा कर सकती हैं मेरे साथ? मैं उसे ना ही जानती हूँ, ना ही वो तालीम याफ्ता है। आप कैसे उससे मेरी शादी कर सकती हैं मामा? आप लोग इसी वजह से मुझे यहाँ लाए हैं, उसने धाड़ते हुए कहा। इस वक्त उसके बाबा कमरे में दाखिल हुए। नूरिया, कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा मैंने, इस बार मांग रहा हूँ। मेरे बाबा जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। सुल्तान से शादी कर लो। बाबा जान की ज़िंदगी कुछ दिनों की या महीनों की मोहताज है, उसके बाद जैसा तुम चाहोगी वैसा कर लेंगे, लेकिन अभी प्लीज़ मान जाओ। उन्होंने ऐसे मनाया कि नूरिया इनकार ना कर सके। बाद में शायद वो खुद अलग ना होना चाहे। मैं यहाँ से भाग जाऊंगी, मुझे नहीं करनी शादी, वो गुस्से से चीखी। जरीना, शादी की तैयारी करो, 2 दिन के अंदर अंदर इसकी शादी है। उन्होंने जवाब में इतना कहा और लंबी डग भरते वहाँ से चले गए। नूरिया हैरत से अपने माँ बाप का रवैया देख रही थी। सुल्तान के हवेली आने का खूब शोर हो रहा था। बिन देखे नूरिया को उससे नफरत महसूस हो रही थी। वो कमरे में बंद थी और बाहर उसकी शादी की तैयारियां चल रही थी। वो दोनों ऐसे दुल्हा दुल्हन थे कि एक दूसरे को देखा नहीं था, ना नाम से वाकिफ थे, फिर भी मियाँ बीवी बनने वाले थे। नूरिया ने सोच लिया था वो शादी वाले दिन भाग जाएगी। सुल्तान अपने दादा की वजह से आया था और अब सरदारी के मामलात देख रहा था। मवेशी, बागात, खेत, सबका हिसाब देख रहा था। उसको मालूम था दादा जान ने उसकी शादी रख दी है। मेहंदी में दोनों की अलग अलग रस्म की गई थी। लड़के लड़कियों को एक दूसरे की साइड जाने की इजाज़त नहीं थी। आज सरदार जी चमक रहे हैं, उसकी कज़न दीवानी बनी उसकी गुन गा रही थी और वो कोफ्त से सुन रही थी और अब बेजार होने लगी थी। मेहंदी के बाद सीधा शादी रख दी गई। वो कमरे में बंद अपनी शादी का जोड़ा देख रही थी। इतने से वक्त में भी सारी औरतों ने सारी तैयारियां कर ली थी। उनका ज़ौक़ चीज़ों में अच्छा था, कोई चीज़ उसे नापसंद नहीं आई थी, लेकिन उसे शादी करनी ही नहीं थी। वो उदासी से खिड़की में खड़ी सोच रही थी जब नीचे मर्दान खाने की तरफ उसे एक लड़का नजर आया। पैंट की जेब में हाथ डाले सिगरेट पी रहा था। यहाँ आवारा लोग भी हैं, देहाती नहीं लग रहा ये। पैंट यहाँ कोई नहीं पहनता, क्या ये शहरी है? वो खुद से सवाल करती उसके पास जाना चाहती थी, लेकिन वहाँ कुछ और मर्दों को देखकर ठहर गई। फिर पर्दा बर्बाद करती पलट गई। बेड पर लेटी तो थकन के बायस नींद ने आगोश में भर लिया।
सुबह से शादी का शोर उठा हुआ था। शाम में निकाह और रुखसती थी। नूरिया के पास शाम से पहले का वक्त था। उसके सर पर कज़न्स खड़ी थी। वो खुद तैयार हो रही थी। उसे ओवर मेकअप पसंद नहीं था। गांव से पार्लर वाली को बुलाया गया था, लेकिन उसने तैयार होने से इनकार कर दिया। वो खुद ही सज रही थी। कज़न्स का जमे गफ़ीर हटने का नाम नहीं ले रहा था कि वो वहाँ से भाग सकती। जैसे ही वो सब कमरे से निकली, नूरिया पीछे के रास्ते से भाग निकली। उसे कूदना फलांगना आता ही था। जोड़े के बावजूद वो तेज़ी से वहाँ से भाग गई। वो गली से मुड़ी। उसे रास्ते मालूम नहीं थे जब उसे एक लड़का दिखाई दिया। सुनो, मेरी हेल्प कर दो प्लीज़। उसने पुकार कर उस मर्द को अपनी जानिब मुतवज्जो किया तो वो उसे हैरत से देखने लगा। मुंह खुला हुआ था और वो यूं ही गांव में खड़ी थी। उसकी हैरत बजा थी। उसने कुछ सोचकर कहा, ज़रूर, क्या हेल्प चाहिए आपको? वो शायद शावर लेकर वहाँ आया था। ट्राउज़र और शर्ट में हैंडसम नौजवान उसे पढ़ा लिखा शहरी लगा। तभी वो बग़ैर सोचे समझे उसे मदद मांगने लगी। मेरे साथ चलें, मैं आपको सेफ जगह ले जाता हूँ। उस नौजवान ने संजीदगी से कहा तो वो सर हिलाने लगी और उसके पीछे चल पड़ी। उसने पूरी दास्तान उसे सुना दी थी कि वो वहाँ आई है और ज़बरदस्ती निकाह किया जा रहा है और वो घर से भाग आई है। उसने सारे चलते अचानक उसे मुखातिब किया, सुनो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, ताकि उस सरदार सुल्तान को बता सकूं कि उससे शादी नहीं करूंगी। उसकी बात सुनकर वो गहरा मुस्कुराता चमकती आंखों से इस डील पर मान गया। चलो फिर हवेली चलते हैं और सरदार के सामने खड़े होकर कहूँगी कि तुमसे शादी करनी है। वो मुस्कुराकर बोली तो वो सर हिलाने लगा। वो उसके साथ वापस हवेली आई। इस छोटी सी ब्रेक के लिए बहुत माजरत ख्वाह हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप इस ब्रेक को बर्दाश्त कर लेंगे। क्या नूरिया का ये फैसला दुरुस्त था, अपने कज़न को छोड़कर किसी अनजान आदमी से शादी करना? और क्या सुल्तान उसकी बगावत को मानकर उससे शादी से इनकार कर देगा, या फिर ज़बरदस्ती उससे शादी करके उसे अपने साथ कैदी बनाकर रखेगा? ये सब तो हमें कहानी में आगे जाकर ही पता चलेगा। तो चलिए फिर चलते हैं कहानी के अगले हिस्से की जानिब। उसके साथ वापस हवेली आई सरदार सुल्तान को नीचा दिखाने, लेकिन असल झटका तब लगा जब सबने उसका वेलकम किया और वो फटी निगाहों से शौक में थी। रिलैक्स सरदारनी, हम कमरे में चलकर तफसील से बात करेंगे, निकाह हो जाने दो बस। वो उसके कान पर झुककर बोला तो नूरिया ने गुस्से से उसे देखा। तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम सुल्तान हो? वो गुस्से से पूछने लगी। उस पर झपट पड़ी और उसने नूरिया के हाथ दबोच लिए। मैं सरदार हूँ, कोई ऐरा गैरा नहीं जिस पर तुम हाथ उठा सकती हो, वो गुस्से से बोला। उसके बाहर जाने पर उसका माथा ठनका हुआ था। ऊपर से वो कज़न्स के सामने हाथ उठा रही थी। ये रूप अगर उसके अलावा किसी ने देखा था, उसकी सज़ा नूरिया को मिलने वाली थी। वो गुस्से से उसे देखने लगी। जब किसी ने सुल्तान को बुलाया तो वो उसे झटके से छोड़कर चला गया। वो निकाह से पहले शावर लेकर बाहर ज़रूरी काम से निकला था और वहाँ उसे अपने होने वाली बीवी मिल गई, जो सजी हुई उसके इंतज़ार में बैठने के बजाय भाग रही थी। शुक्र था वो उसके हत्थे लग गई, वरना आज ना जाने क्या हो जाता। वो कमरे में आया, गुस्से से सुर्ख चेहरा लिए, कुर्ता पाजामा पहने और तैयार सा बाहर आया। उसका निकाह हो रहा था। नूरिया सिसकी रोके कबूल कर रही थी, अलबत्ता सुल्तान का गुस्सा हनूस कायम था। निकाह के बाद मेहमानों के जाने तक उसे औरतों के पास बिठा कर रखा गया। वो अपनी माँ से बात नहीं कर रही थी। रात के 10 बजे उसे कमरे में लाया गया और सुल्तान की सेज पर बिठा दिया गया। उसे सुल्तान से बदला चाहिए था। वो हाथों में चीज़ें थामे बेड पर पाँव लटका कर बैठी थी। बाहर से आवाज़ें आ रही थी, कोई नेक मांग रहा था, कोई हंसते हुए कुछ कह रहा था। नूरिया को मालूम नहीं था और उसका दिमाग सुन हो रहा था। जब वो कमरे में दाखिल हुआ, आते ही पीछे से लॉक किया, बेड की सिमत आया तो नूरिया ने चीज़ों को उठा कर उसे मारना शुरू कर दिया। वो हड़बड़ा गया, फिर उसे गुस्से से देखा।
اس کے ماتھے پر چوٹ لگی تھی۔ وہ ایک جست میں نوریہ تک آیا، اس کے دونوں بازو جکڑ کر خود سے لگا لیا۔ وہ اسے لرزتے ہوئے گھور رہی تھی۔ تو تم ہو میری ولایتی کزن؟ وہ اسے مسکرا کر دیکھتے بولنے لگا۔ میری بیوی بن کر کیسا لگ رہا ہے؟ میں جاہل ہوں؟ تمہیں اپنے پڑھے لکھے ہونے پر کچھ زیادہ ہی گھمنڈ ہے۔ نہیں، وہ اسے ماتھے پر بل ڈالے پوچھ رہا تھا۔ مجھ سے دور رہو ورنہ۔ وہ غصے سے چیخی تو اس نے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہ تمہارا گھر نہیں ہے، سردار کا کمرہ ہے جہاں تم موجود ہو۔ عزت سے بات کرو ورنہ پچھتاؤ گی۔ وہ غصے سے بولا۔ 10 جماعت کیا پڑھ لی تم نے؟ مجھ پر روب دکھا رہے ہو؟ وہ غصے سے بولی کہ وہ ہنسنے لگا۔ 10 جماعت زیادہ ہیں۔ وہ اس کی کان کی بالی کو انگلی سے ہلا کر بولا۔ اس کے لبوں پر سرخ لپسٹک دیکھ کر اس کا دل گدگدانے لگا۔ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ وہ غصہ بھول بیٹھا تھا۔ یہ بھی بھول گیا تھا کہ وہ سردار ہے۔ بس یاد تھا تو یہ کہ وہ اس کی بیوی ہے، اسی کے لیے سجی ہے۔ مجھے یقین ہے تم شہر میں یہاں کے کھیت کھلیان کا سودا کرتے ہوگے، دیہاتی ہو، اچھے سے بات کر لیتے ہو تو سمجھ رہے ہو کہ میں تمہیں قبول کر لوں گی۔ وہ غصے سے بولی۔ سلطان نے اس کا کانپتا وجود دیکھا۔ آرام سے بیٹھ جاؤ، دادا جان کی وجہ سے شادی کی ہے، ورنہ میں اپنی بیوی کو جانے بنا شادی کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ ان کے پاس کچھ ہفتے بچے ہیں، میں ان کی بات ٹال نہیں سکتا تھا، اسی لیے شادی کر لی۔ وہ اسے نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ کسی ایک کو ان حالات میں نرم پڑنا تھا۔ نوریہ کو دیکھ کر نہیں لگ رہا تھا کہ وہ نرم پڑنے کا ارادہ رکھتی ہے، اسی لیے سلطان نے ہتھیار ڈال دیے۔ کپڑے تبدیل کر لو ورنہ گہری ہوتی رات مجھے کچھ کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ وہ معنی خیزی سے بولا تو نوریہ گھور کر واش روم چلی گئی۔ وہ دادا جان کی وجہ سے خاموش ہو گئی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس نے سلطان کو قبول کر لیا ہے۔ جب سونے کے لیے آئی تو وہ پاؤں لمبے پھیلائے بیڈ پر لیٹا تھا۔ اسے دیکھنے لگا۔ میں کہاں سوؤں اب؟ وہ اسے پوچھنے لگی جب سلطان نے گھور کر اسے دیکھا۔ میں تمہارا شوہر ہوں، وہ اسے یقین دلانے لگا۔ جانتی ہوں اور مانتی بھی ہوں، لیکن میں یہاں ایسے نہیں سو سکتی کسی انجان انسان کے ساتھ جسے ابھی دیکھا ہو، وہ اسے بتانے لگی۔ وہ اس کی بات سن کر مسکرا دیا۔ پھر کیا ہم جان پہچان بڑھا لیں؟ وہ اس کی جانب چلتا ہوا آیا تو اچانک نوریہ کو خوف آیا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل سے جانے لگی۔ وہ اس کے کمرے میں اس کے رحم و کرم پر تھی۔ اب تو گھر والے بھی ساتھ چھوڑ چکے تھے اور اسی کے سہارے بھیج دیا تھا۔ اطمینان رکھو، تم مجھے جیسا سمجھ رہی ہو میں ویسا نہیں ہوں، اس نے مسکراتی آواز میں کان میں سرگوشی کی۔ اس کی سانسوں کی حدت اسے اپنے کان پر محسوس ہوئی اور اس کا چہرہ پل بھر میں سرخ ہو گیا۔ سلطان نے آگے ہوتے اس کے چہرے پر ان رنگوں کو دیکھا۔ وہ اسے اس دنیا کی سب سے حسین لڑکی لگی تھی جس کے کچھ تحفظات تھے۔ سلطان سمجھ سکتا تھا وہ امریکہ سے آئی تھی اور یہاں کے ماحول میں ایڈجسٹ کرنا بہت مشکل تھا۔ وہ اسے بیڈ پر سونے کا اشارہ کرتا خود دوسرے روم میں چلا گیا اور وہ حیرت سے اس کی پشت دیکھنے لگی۔ سردار ہو کر اس نے نوریہ کے ساتھ زبردستی نہیں کی تھی۔ وہ حیرت سے بیڈ پر آ گئی۔ صبح آنکھ کھلی سلطان وہاں نہیں تھا۔ وہ انگڑائی لیتی اٹھ بیٹھی، شاور لے کر فریش ہوئی، پھر کندھے پر دوپٹہ ڈال کر باہر آ گئی۔ نوریہ جی، آپ سے ملنے گاؤں کی عورتیں آئیں گی، اس کی ایک چھوٹی سی کزن نے اطلاع دی۔ کس خوشی میں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ آپ سردار کی بیوی ہیں، آپ کو دیکھنے کی چاہ ہو رہی ہے، اس نے وجہ بتائی۔ وہ منع کر دیتی لیکن پھر اس نے اجازت دے دی۔ اس نے سلطان کو صبح سے نہیں دیکھا تھا، نہ جانے وہ کہاں تھا۔ وہ کسی بھی اینگل سے اسے گاؤں کا ان پڑھ نہیں لگ رہا تھا۔ نوریہ نے پریشانی سے سوچا شاید وہ سردار تھا، اسی لیے جاہل دکھائی نہیں دے رہا تھا، ورنہ وہ تھا تو اس حویلی کا۔ وہ دوپہر کمرے میں آئی، شام کے لیے تیار ہونے لگی۔ اس کی ساس نے اس کے لیے ایک نفیس سا جوڑا بھیجا تھا۔ وہ نہ اتنا ہیوی تھا اور نہ ہی سمپل، بس نارمل تھا کہ نوریہ پہن سکتی۔ وہ پہن کر جارجٹ کا دوپٹہ کندھے پر ٹکانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ جب سلطان نے کمرے میں آتے اسے کشتی لڑتے دیکھا، وہ سادگی میں بھی کافی پیاری لگ رہی تھی۔ وہ مبہوت سا چلتا ہوا اس کے پیچھے کھڑا ہوا
तो नूरिया ने चौंक कर शीशे में देखा। वो इससे पहले पलट कर उसे देखती, उसने नूरिया के कंधे पर हाथ रखकर दुपट्टा पिन से आज़ाद किया और उसे अपने सामने खड़ा किए। अब वो पूरी तवज्जो से उसके सर पर दुपट्टा रखकर, कंधे पर रखकर सीने को ढांप रहा था और वो हवन्नक सी उसे देख रही थी। कितनी लड़कियों के दुपट्टे दुरुस्त करते रहे हो? वो अचानक गुस्से में के आने पर पूछने लगी। सुल्तान पहले हैरान हुआ, फिर अचानक हंस पड़ा। उसकी हंसी खालिस थी। जेलस मत हो, तुम पहली लड़की हो जो मेरे इतने करीब है, वरना मैं नज़र भरकर किसी लड़की को देखने का रवादार नहीं था। उसने मुस्कुराकर नूरिया के गर्म गालों को छुआ तो वो सटपटाकर पीछे हुई। वो उसे नरमी से देखते उसका सर ता पैर जायज़ा लेने लगा। अच्छी लग रही हो, काजल लगा लेती तो मज़ीद प्यारी लगती। वो उसे मशवरा दे रहा था। उसने गुस्से से घूरा, लेकिन उसके वॉशरूम जाने के बाद उसने काजल उठाकर आंखों में भर लिया। वो देखना चाहती थी काजल में कैसी लगती है। उसकी आंखें वाकई अच्छी लग रही थी। वो सुल्तान के आने से पहले कमरे से निकल गई। वो रात तक गांव की औरतों से मिलती रही, लेकिन वो उसे सरदारनी मानकर अपने अहम मसले बता रही थी। नूरिया ने गौर से सुना और उसने सोचा वो सुल्तान को कहेगी कि वो उन औरतों के मसले हल करे। रात का खाना खाकर अपने घर वालों से बिना बात किए वो कमरे में आ गई। सुल्तान काफ़ी देर बाद कमरे में दाखिल हुआ था। उसे टहलते देखकर उसकी जानिब आया। क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा? वो शॉल उतार कर रखता अब घड़ी उतार रहा था। सारी औरतों के मसले हल करो। वो उनके मसाइल सुनकर परेशान हो गई थी। कौन सी औरतों के? वो हैरत से पूछने लगा। यहाँ गांव की। वो समझ गया आज मिलने वालियों ने उसे सही परेशान कर दिया होगा। वो कदम उठाता उसके करीब आया। वो मसले तुम्हें हल करने हैं, लेकिन अभी इतनी जल्दी नहीं, आराम से। पहले मुझे इस हवेली को अपना समझो। उसने नरमी से मुस्कान सजाते कहा। वो शाम में उसका रूप देख चुकी थी, जब वो मर्दान खाने में बैठा था और किसी पर धाड़ रहा था। उसने चेहरे पर इतनी सख्ती थी कि नूरिया को लगा वो उन सबको कच्चा चबा जाएगा। नूरिया के सामने वो आता तो ऐसा कोई तासुर उसके चेहरे पर नहीं होता था। तुम जब मेरे सामने आते हो इतने नरम मिजाज क्यों बन जाते हो? मैं जानती हूँ तुम ऐसे नहीं हो। घर की औरतों से भी तुम इस तरह बात नहीं करते। तुम्हारा अंदाज रूखा सा होता है। वो उसकी जानिब देखती, उससे सब भुलाए सवाल कर रही थी। सुल्तान के लब मुस्कुराए। तुम मेरी बीवी हो। अगर इस गांव से कोई लड़की मेरी बीवी बनती, मेरा अंदाज नहीं बदल सकता था, लेकिन तुम यहाँ की नहीं हो और मैं जानता हूँ जिस अंदाज से मैं बात करूँगा वो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए कोशिश करता हूँ तुम्हें अपनी जानिब से हर्ट ना करूँ। वैसे भी तुम सबसे नाराज़ हो, इस शादी से हर्ट होती हो। वो इतने इत्मीनान से कह रहा था कि नूरिया का मुंह खुल गया। वो इतना कुछ उसके बारे में कैसे समझ सकता था? तुम इतने बुरे भी नहीं हो जितना मैं समझ रही थी, वो बोली तो सुल्तान हंस दिया। यानी तुम मुझे बुरा समझ रही थी? वो अलमारी की जानिब जाते पूछने लगा। अगर वो उसके सामने कुछ और पल ठहरता तो लाजमी वो कोई गुस्ताखी कर बैठता, और नूरिया भी उन सब के लिए तैयार नहीं थी। वो पहले ही सबसे नाराज़ थी। सुल्तान उसे नाराज़ नहीं कर सकता था। वो दिल पर पत्थर रखकर शावर लेने के लिए कपड़े निकालने लगा। हाँ, मैंने तुम्हें अपनी ज़िंदगी में जितनी गालियाँ आती थी सब दे डाली थी। वो कंधे उचकाकर बोली तो वो हैरान सा उसे देखने लगा। तुम मुझे गालियाँ देती रही हो? वो हैरत से पूछ रहा था और वो सर हिलाने लगी। उफ़, ये उसके लिए नया था कि उसकी बीवी उसे गालियाँ देती रही थी। उसके सामने किसी की निगाह उठाने की जुर्रत नहीं थी और वो गालियाँ देती रही। वो अफसुर्दगी से वॉशरूम चला गया। नूरिया उसकी शक्ल देखती मुस्कुरा रही थी। उसे मज़ा आया जिस तरह उसकी शक्ल पर 12 बजे थे। वो पाँव झुलाती काफ़ी मुतमईन हो गई। उससे पूछना चाहती थी कि वो अमेरिका जाना चाहे तो वो उसे रोकेगा या जाने देगा। वो काफ़ी देर बाद ट्राउज़र में बाहर आया, बालों को तौलिए से रगड़ रहा था। उसकी जानिब देखा तो वो उसे देखती उठ खड़ी हुई। उसके कसरती बाजू और चौड़ा सीना नूरिया ने बौखलाकर गर्दन झुका दी और वो उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा दिया। तुम्हें मालूम है ना मैं तुम्हारा शौहर हूँ?
वो उसे समझाने लगा। उसके सुर्ख चेहरों को देखने में मज़ा आ रहा था। मैं पूछना चाहती थी, वो शर्म से सुर्ख होती बोली। कि? वो कंगा करते पूछने लगा। मेरा लास्ट सेमेस्टर रह गया है, मेरी मास्टर्स की डिग्री मुकम्मल हो जाएगी। मुझे मालूम है तुम इस बात पर अना का मसला बनाओगे कि तुम्हारी बीवी तुमसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है, लेकिन मेरा पढ़ना ज़रूरी है। मेरे कुछ ख्वाब हैं जिन्हें मुझे पूरा करना है। उसने उंगलियां बाहम फंसाते कहा तो वो उसे देखे गया। ठीक है, जब सेमेस्टर हो चली जाना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। वो उसे इजाज़त दे गया था। वो उसे एक दिन में काफ़ी दफ़ा हैरत में मुब्तला करता था। मुझे काम से शहर जाना है, तुम अपनी पढ़ाई वगैरह कर लेना, ऑनलाइन क्लासेस ले लो। उसने कहा तो वो सर हिलाने लगी, लेकिन अभी तक हैरत में मुब्तला थी। वो इतना भी जाहिल नहीं था कि जितना नूरिया समझ रही थी। वो उसे पूछना चाहती थी, लेकिन उसे अच्छा महसूस ना हुआ कि सुल्तान कमतरी का शिकार हो जाए। वो सर झटक कर बेड पर चली आई। तुम यहाँ सो सकते हो, उसे जाता देखकर नूरिया ने कहा तो वो मुस्कुराकर देखने लगा। 2 दिन में ही उसे अपना असीर बना चुका था। वो जानता था उसका पिघल जाना इस रिश्ते को मजबूत कर देगा। नूरिया के इनकार की खबर थी उसे, और वो बात करना चाहता था, लेकिन फिर वो भाग गई और उसकी बीवी बन गई। उसके एतराज़ात दुरुस्त थे। वो आम हम अकल मर्द नहीं था जो अपनी बीवी को दबा कर रखता। भले गांव और सब जगह लोग उससे दब कर रहते थे, लेकिन सुल्तान अपनी बीवी पर सालों पहले दिल हार बैठा था। जब वो एक बार अमेरिका गया था, नूरिया को याद नहीं था। वो अपने चचा से मिलने गया था, लेकिन वो घर पर नहीं थे। नूरिया उस वक्त 15 साल की थी। वो उससे पूछ रही थी कि वो कौन है। सुल्तान ने झूठ कह दिया कि वो उनका दूर परे का रिश्तेदार है, और इसने अपना नाम भी गलत बताया था। नूरिया को पहली बार उस दिन देखा था, और जब से वो नूरिया को चाहता आया था। दादा जान से कहा था जब वो पाकिस्तान आए तो वो उसके नाम कर दी जाए, जिस पर दादा जान खुश हो गए। लेकिन उनकी बीमारी का बम अचानक उसके सर पर फूटा। सुल्तान को बेखबर रखा गया था। उनकी गिरती सेहत पर अक्सर वो कहता था कि आपको चेकअप की ज़रूरत है, और वो कह देते थे बुढ़ापा है और कुछ नहीं। लेकिन अब वो परेशान था। सुल्तान दूसरे दिन चला गया। उसके बिना हर सू उदासी छाई हुई थी। नूरिया कमरे में बैठी लैपटॉप पर क्लासेस ले रही थी जब लाइबा कमरे में चली आई। कैसी हैं आप? वो मुस्कुराकर पूछने लगी तो नूरिया ने लैपटॉप बंद किया और उसकी जानिब मुतवज्जो हो गई। सरदार तो चले गए, आप भी उनके साथ चली जाती, लाइबा ने कहा। वो किसी ज़रूरी काम से गए हैं, उसने बताया। हाँ, शहर में उनका अस्पताल है ना, उसकी देखभाल करने जाते हैं। उसकी बात सुनकर नूरिया ने झटके से सर उठाकर उसकी तरफ देखा। अस्पताल? वो हैरत से पूछने लगी। आपको नहीं मालूम? अपने सरदार डॉक्टर हैं, बहुत लड़ झगड़ कर तालीम हासिल की है। दादा जान ने इसी शर्त पर तालीम की इजाज़त दी थी कि वो सरदार बनेंगे, और अब सरदारी और डॉक्टरी दोनों को संभाल रहे हैं। वो फ़ख्र से बता रही थी, और नूरिया अपनी जगह जम गई। इसी वजह से वो नूरिया को उसके मुताबिक डील कर रहा था, जैसे कोई पढ़ा लिखा इंसान करता है। क्या तुम मुझे उनके अस्पताल और घर का पता दे सकती हो? वो मुझे कहकर गए थे कि 1-2 माह में वापस आऊँगा। मैं इतना इंतज़ार नहीं कर सकती, वो उससे पूछ रही थी। मैं आपको दादा जान से लाकर दे देती हूँ। और वो फ़ौरन से उठकर भागी। कुछ देर में डायरी उसके हाथ में थी और वो सुल्तान की मालूमात उसे दिखा रही थी। उसे पढ़ना नहीं आता था और नूरिया ने सब कुछ नोट कर लिया था। उसे उर्दू बोलनी तो आती थी, लेकिन पढ़ने से वाकिफ़ नहीं थी, इसलिए गूगल करती वो इंग्लिश में एड्रेस तब्दील कर रही थी। फिर अपने मामा बाबा को बताकर वो सुल्तान के पास जा रही थी। वो निकल पड़ी। वो दोनों हैरान हुए, उसे देखे गए कि अभी 2 दिन ही हुए थे और नूरिया को उसकी इतनी आदत हो गई थी कि वो उसके पास जा रही थी। वो मुस्कुराकर एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें भी शादी के बाद मालूम हुआ था कि सुल्तान डॉक्टर भी है। नूरिया के लिए उन लोगों ने अच्छा इंतखाब किया था। वो जब तक शहर पहुंची रात हो चुकी थी। उसने सुल्तान को कॉल की। कहाँ हो? वो गुस्से से पूछ रही थी। कहाँ होना है, जहाँ मेरी जगह है वहाँ हूँ, मुस्कुराकर बोला। वो समझ गई कि अस्पताल में होगा।
नाइट शिफ्ट कर रहा होगा। उसने ड्राइवर को अस्पताल जाने का कहा और वो उसे वहाँ ले गया। उसने रिसेप्शन पर डॉक्टर सुल्तान का पूछा तो उन लोगों ने उसकी ऑफिस की जानिब भेज दिया। उसने कहा था वो इसकी बीवी है। जिस अंदाज से कहा था वो समझ गए कि वो उसकी बीवी ही हो सकती है। वो गुस्से से तेज़ी के साथ उसकी ऑफिस आई तो वो टेक लगाए खड़ा दूसरे डॉक्टर से बात कर रहा था। हाथ में पानी की बोतल थी, सफ़ेद रंग का कोट पहने और फ्रेश सा सुल्तान नूरिया को देखकर चौंक गया। वो तेज़ी से उसकी जानिब आई और उसने झटके से बोतल उसके हाथ से लेकर उसके मुंह पर पानी फेंक दिया। सब मुंह पर हाथ रखे उसे देखने लगे। सुल्तान ने अपने कपड़े और फिर उसे देखा। वो गुस्से से सुर्ख हो रही थी। आप लोग जाएं, उसने सबको बाहर भेज दिया। ये मजाक है क्या? तुमने मुझ पर अपनी असलियत क्यों छुपाई? वो गुस्से से गिरेबान पकड़ गई। सुल्तान ने उसको नहीं रोका। क्योंकि मैं चाहता था तुम मेरी मोहब्बत में मुब्तला हो, तो इसीलिए मैं तुम्हारा शौहर हूँ, तुमसे मोहब्बत करने वाला शौहर, ना कि इसलिए कि मैं डॉक्टर या सरदार हूँ। वो नरमी से बोला तो नूरिया ने उसे धक्का दिया। मैं तुम्हें जाहिल कहती रही, क्यों नहीं बताया कि तुम जाहिल नहीं हो? वो चीखी। मुझे अच्छा लगता था जब तुम मेरे रोब में नहीं आती थी। तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती सरदारनी बनने पर फ़ख्र करती, लेकिन तुम्हारा मामला उलट है। वो मुस्कुरा रहा था। यू बास्टर्ड, कब से मोहब्बत करते हो मुझसे? वो गुस्से से बोलती पूछने लगी। सुल्तान ने कह कहा लगाया, जब तुम 15 साल की थी, आई थिंक। वो मुस्कुराकर बोला। नूरिया को सदमा लगा। हम कब मिले? वो हैरान थी। मैं अमेरिका आया था चाचू से मिलने, फिर गलत नाम बताकर वापस आ गया। न जाने तुमसे अपनी शनाख्त क्यों छुपाई थी। शायद तुम मुझे जाहिल कहती इसीलिए, या शायद ताया का बेटा जानकर लिफ्ट ना करवाती। बस उसी दिन से मोहब्बत करता रहा हूँ। जब से सुना था तुम पाकिस्तान आ रही हो, पाँव ज़मीन पर नहीं थे। अब तो मैं खुद को आसमान पर पाता हूँ, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो। वो मुस्कुराकर बता रहा था। नूरिया झटके से उसके गले से लगकर रोने लगी। मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। मेरी सरदारी कभी तुम्हारी बुलंदी की राह में रुकावट नहीं बनेगी। मैं चाहता हूँ हम दोनों मिलकर गांव का निज़ाम बदल दें। उसने मुस्कुराकर नूरिया के गाल चूम लिए। वो सर हिलाती शर्माकर सर छुपाने लगी। वो आसूदगी से मुस्कुरा दिया। उसके सब्र का सिला उसकी बाहों में था। कैसी लगी आपको कहानी? मुझे उम्मीद है कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।